हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स यानी आव्यूह के पार्ट नंबर 3 की। अब देखिए, कई स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे सर हमने कई बुक्स में क्या है कि मैट्रिसेस लिखा हुआ देखा है, तो क्या टॉपिक ये सेम ही है? तो टॉपिक सेम है, इसमें कोई नहीं है। जैसे अपन कहें कि सम ऑफ टू मैट्रिक्स, तो वो क्या हो जाएगा? मैट्रिसेस। तो इसमें एक ही वर्ड है। वैसे मैं ये कहूँ कि दो आव्यूहों का गुणनफल, तो उसको आप मैट्रिक्स नहीं लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एनी टू मैट्रिसेस। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये एक ही बात है। चलिए खैर, तो आज हमारी पार्ट 3 में हेडिंग है आव्यूहों पर संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। अब ये देखिए, संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। इसमें आपकी आव्यूहों का एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, प्रोडक्शन आ गया या डिवाइड। कौन सी संक्रिया किन किन आव्यूहों पर परिभाषित हो सकती है और कौन कौन सी नहीं हो सकती, ये सब हम डिटेल में अगले 2-3 वीडियोज़ में बात करेंगे। और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखते रहेंगे। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं आव्यूहों की समानता यानी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब कौन कौन से देखिए मैट्रिक्स समान कहे जा सकते हैं या नहीं, उसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि मान लो यहाँ कोई दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी। अगर ये आपस में इक्वल हैं तो ए को, जैसा कि हम जानते हैं कि ए आई जे से डिनोट कर सकते हैं, और बी को कैसे डिनोट करेंगे? बी आई जे से। तो यहाँ पर ये ध्यान रहे कि इसके जो एलिमेंट होंगे, जैसे कि ए आई जे के एलिमेंट हुए आपके A11, A12, A13 एंड सो ऑन। ऐसे ही आगे दूसरी रो हुई आपकी A21, A22, A23 एंड सो ऑन। ऐसे ही आगे कोई रो हो सकती है। और बी में आपकी रो इसी तरह से हो जाएगी, जैसे B11, B12 और यहाँ पर आपका B21, B22, इस तरह जो भी है ना। अब मान लो इसमें भी, जैसे मान लो कि AMN है लास्ट में, और इसमें भी लास्ट में आपका BMN है। कहने का मतलब यहाँ पर रो और कॉलम बिल्कुल इक्वल हैं, ऑर्डर दोनों की सेम है। ऐसी सिचुएशन में देखिए क्या करना है कि अगर इन दोनों आव्यूहों की कोटि समान हो, तो इनके संगत अवयव अगर बराबर हैं तो आप इन दोनों को समान आव्यूह मान सकते हैं। जैसे मान लो A11 अगर मान लो B11 के इक्वल है, ऐसे ही A12 आपका B12 के इक्वल है, और यही चीज़ आगे चलती जा रही है। तो आप ये कह सकते हो कि भाई ये दोनों समान आव्यूह हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ क्लियरली बताई। तो कुल मिला के बात ये हुई कि वही आव्यूह समान कहलाए जा सकते हैं जो दो शर्तों का पालन करें। पहली शर्त तो ये है कि उनका जो क्रम है वो समान होना चाहिए। पहली चीज़ तो एक हुई, क्रम का मतलब यहाँ कोटि से है। जैसे कि अगर एक आव्यूह 2x3 का है तो दूसरा भी अगर 2x3 का होगा तभी वो समान कहे जा सकते हैं, वरना समान नहीं कहे आएंगे। दूसरी इसमें शर्त ये थी कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं यानी संगत अवयव हैं वो समान होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था एग्जाम्पल में कि A11 B11 के इक्वल, A12 B12 के इक्वल, इस तरह से। ठीक है ना। चलिए, तो अब मैं आपको इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल करा देता हूँ। यहाँ स्टूडेंट एक एग्जाम्पल आपके सामने है जिसमें कि ये दो मैट्रिक्स हैं और वो पहले से आपको समान दिए हुए हैं। तो आपको पूछा है ABC XYZ की वैल्यू। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये समान क्यों हैं, देखिए अब आप खुद ही देख सकते हैं कि इसकी कोटि भी 3x3 है और इसकी कोटि भी 3x3 है। इसी वजह से आप इनको क्या कह रहे हो? इक्वल मैट्रिक्स यानी समान आव्यूह। अब आपको जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है ABC एंड XYZ की। तो चलिए इनकी तुलना कर लेते हैं आपस में। तो यहाँ पर लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो x+3 की तुलना किससे हो रही है? 0 से। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो x इक्वल क्या आ जाएगा? -3। चलिए दूसरा एलिमेंट लाते हैं। z+4 की तुलना आप देख रहे हैं किससे हो रही है? यहाँ पर 6 से। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो 4 उधर जाकर ये z = 2 हो जाएगा। ऐसे ही आगे चलते हैं। आगे अपन यहाँ देख रहे हैं कि जैसे कि 2y - 7 की कंपैरिजन किससे हो सकती है? 3y - 2 से। तो ये आपकी हो जाएगी 2y - 7 की कंपैरिजन 3y - 2 से। तो इसको अपन सॉल्व करें तो इधर ये लाएंगे आप, हो जाएगा -y
और ये -7 उधर जाएंगे +5, तो आपका फाइनल आंसर आया y = -5। क्लियर। आगे देखते हैं और कौन कौन से की अपन तुलना कर सकते हैं। जैसे ये a-1 है, इसकी कंपैरिजन आप -3 से कर सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा a-1 = -3, और ये -1 को अपन इधर ले जाएंगे तो a = -2 आ जाएगा। ठीक है। अब आपकी वैल्यू किस किस की आ चुकी हैं, x, y, z एंड a। अब वैल्यू हमारे पास रहेगी b और c की। तो अब हमें तुलना ऐसे अवयव की करनी जिसमें b और c शामिल हो जाए। तो आगे देखते हैं। यहाँ ये है आपका 2c + 2 और इसकी तुलना हो रही है 0 से। तो देखते हैं कैसे यहाँ पर तुलना होगी। 2c + 2 की तुलना 0 से जब आप करोगे तो 2c = -2 एंड c = -1 हो रहा है। चलिए एक लास्ट में देखते हैं अपन यहाँ पर। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो वैल्यू रह गई है b की, तो b वाला एलिमेंट आपका ये रह गया है, इसकी अपन तुलना कर लेते हैं। तो b-3 की तुलना आप कर सकते हो किससे, 2b + 4 से। ठीक है। तो यहाँ ये आप ले जाओगे इधर, तो ये 4 इधर क्या -7 हो जाएगा, b उधर जाके ये आपका b = -7। तो इस तरह से स्टूडेंट ये आपकी हो गई ABC एंड XYZ। अब मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। तो स्टूडेंट यहाँ हमारी अगली प्रॉपर्टी है अवयवों का योग। ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पर ये ध्यान रहे कि अगर आपको दो अवयवों का योग करना है, जैसे मान लो कोई अवयव है A और दूसरा अवयव है B, और अगर आपको इनका योग करना है, A + B लाना है, तो ये ध्यान रहे कि A + B परिभाषित होगा इफ का मतलब क्या है, IFF का मतलब यदि और केवल यदि। यहाँ पर देखिए जब उनकी कोटि जो है वो समान हो, यानी A की ऑर्डर और B की ऑर्डर समान होनी चाहिए, तभी इनका योग जो है वो परिभाषित हो सकता है। कैसे, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो किसी ने आपको कहा कि A = है 1 2 3 4 एंड B = है यहाँ पर मान लो 3 4। अब आपने देखा कि इसकी कोटि कितनी है, इसकी कोटि है आपकी 2 × 2, जबकि इसकी कोटि कितनी है 2 × 1। तो अब अगर आपसे कोई ये कहे कि यहाँ पर A + B आप ज्ञात कीजिए, तो आप लिखेंगे A + B इज़ नॉट डिफाइंड। मतलब कहने का कि A + B यहाँ परिभाषित नहीं है। अब ये क्यों परिभाषित नहीं है, क्योंकि यहाँ A और B की कोटि अलग अलग है। ठीक है ना। चलिए इसी में एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मान लो किसी ने आपको एग्जाम्पल दिया कि A = 3079 और B = एग्जाम्पल दे दिया, मान लो उसने 1230। अब आपसे कह रहा है कि वो इसमें A + B निकालिए, तो अब इसकी कोटि भी 2 × 2 है और इसकी कोटि भी 2 × 2 है। तो अब हम जानते हैं इसको परिभाषित होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आप संगत अवयवों को जोड़ देंगे। जैसे 3 + 1 क्या हो गया 4, 0 + 2 2, 7 + 3 10, 9 + 0 यानी 9। तो इस तरह ये स्टूडेंट आ गई वैल्यू किसकी, A + B की। ये आपका हो गया अवयवों का योग। अब इसमें एक स्पेशल कंडीशन देखते हैं। यहाँ स्टूडेंट अपन देख रहे हैं एक हेडिंग है कन्फर्मेबल एडिशन मैट्रिसेस। अब ये क्या होते हैं, इसको कहते हैं योग अनुरूप अवयव। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा अवयव योग अनुरूप है और कौन सा नहीं है। देखिए कि जिन अवयवों का योग किया जा सकता है, जिन अवयवों का योग किया जा सकता है उन्हें अपन कहते हैं योग अनुरूप अवयव। अब योग किनका किया जा सकता है ये तो आपको पता ही है। योग उन अवयवों का किया जा सकता है जिनकी कोटियाँ समान हों। ठीक है ना। जैसे कि मान लो किसी ने कहा कि भाई A और B दो ऐसे मैट्रिक्स हैं कि इनकी ऑर्डर सेम है, तो अगर ऑर्डर सेम है तो इन्हें आप कह सकते हैं योग अनुरूप अवयव। क्लियर। तो बिल्कुल सिंपल शर्त है यहाँ पर। और अगर इनकी कोटि समान नहीं है
तो वो योग अनुरूप नहीं होंगे। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ मैंने ए इक्वल कोई रो मैट्रिक्स ले ली 1 2 3, ये पंक्ति आव्यूह है, और बी इक्वल मैंने ले लिया मान लो 3, ये एकल आव्यूह है। तो अब आपसे कोई कहे कि क्या ये योग अनुरूप हैं, ये योग अनुरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी कोटि 1 क्रॉस 3 है जबकि इसकी कोटि 1 क्रॉस 1 है। तो योग अनुरूप होने के लिए पहली और महत्वपूर्ण शर्त है कि उनकी कोटियां समान होनी चाहिए। अब चलते हैं इसमें नेक्स्ट हेडिंग पर। यहाँ स्टूडेंट्स नेक्स्ट हेडिंग है हमारी नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स यानी ऋण आव्यूह। अब देखिए ये क्या होता है ऋण आव्यूह। जैसे कि मान लो मैंने कोई आव्यूह ले लिया मैंने ए, ठीक है, किसी से भी डिनोट कर सकते हो आप। कोई आव्यूह ए ले लिया, तो अब जैसे मान लो ए का मैंने एग्जाम्पल ले लिया है यहाँ पर 1 2 -3 एंड 4। अब अगर आप इसका ऋण आव्यूह बनाएं कि ए का ऋण आव्यूह क्या होगा यानी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, तो इसको अपन -a से डिनोट करते हैं और इन सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये -1 -2 3 एंड -4। तो इस तरह से इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, केवल आपको साइन चेंज करने हैं। अब अपन महत्वपूर्ण जो इसमें भाग है इस वीडियो का वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। में उसकी तरफ चलूँगा, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखें। यहाँ स्टूडेंट अपना क्वेश्चन है आव्यूह योग के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो इसमें देखते हैं यहाँ पर अपना क्रम विनिमय नियम यहाँ सबसे पहले दिया है। अब देखिए क्रम विनिमय नियम क्या होता है। क्रम विनिमय वो होता है जब आप क्रम बदलने पर भी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़े। तो यहाँ ये ध्यान रहे कि जो आव्यूह योग होता है ये हमेशा क्रम विनिमयता यानी कम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है। क्रम विनिमयता को कहते हैं कम्यूटेटिविटी। तो ये इसको करता है फॉलो। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी दो मैट्रिक्स लें तो हमेशा a प्लस बी की वैल्यू b प्लस a के इक्वल ही आएगी। और क्योंकि आप देख सकते हैं कि कोई भी दो नंबर अगर हम जोड़ते हैं तो उनका क्रम बदलने से उनके योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर मान लो किसी कंपटीशन में पूछा जाए कि आव्यूह योग क्रम विनिमयता का पालन करता है, तो आप वहाँ कहेंगे कि करता है, चाहे उसमें कोई भी कंडीशन क्यों नहीं हो। आगे देखते हैं। यहाँ स्टूडेंट अपना है साचर्य नियम यानी एसोसिएटिव लॉ। तो यहाँ ये ध्यान रहे कि यदि ए बी सी कोई 3 आव्यूह हैं और अगर उन्हें साचर्यता का पालन करना है तो उसकी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है कि उनकी कोटि होनी चाहिए बराबर, यानी ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सी। ये तीनों बराबर होना जरूरी है। दूसरी बात कि अगर मान लो वो साचर्यता का पालन करना चाहते हैं तो फिर इस तरह की कंडीशन होती है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, ये इक्वल आ जाना चाहिए। तो कैसे भाई, यहाँ क्या है, पहले b और c को ऐड करना है फिर a में ऐड करना है, और यहाँ पहले a और b को ऐड करके उसके बाद c की तरफ जाना है। कैसे, एक एग्जांपल चलिए ले लेते हैं। जैसे a इक्वल मैंने ले लिया मान लो 1 2 3 4, क्लियर। अब b इक्वल ले लिया यहाँ पर मैंने 3 4 6 0, और यहाँ मैंने c इक्वल ले लिया मान लो 1 0 3 2। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें अगर हमें कैसे भी जोड़ूँ, चाहे b और c को पहले जोड़ के a में रखूँ, चाहे a प्लस b को पहले जोड़ के c में रखूँ, तो आंसर जो है वो LHS और RHS का सेम ही आना है। और वो क्या आना है, 1 + 3 4 + 1 6, ये 5, 2 + 4 6, 3 + 6 + 3 यानी 12, एंड 4 + 0 + 2 यानी 6। तो आप देख सकते हैं दोनों का आंसर सेम है। तो अगर यहाँ पर ये कंडीशन LHS इक्वल RHS आ रही है तो समझ जाओ कि ये साचर्यता का पालन करेगा। अगला रूल देखते हैं तस्मकता का नियम। अगला रूल इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप ध्यान से देखें, तस्मकता का नियम यानी आइडेंटिकल लॉ। अब देखिए इसमें होता क्या है कि अगर मान लो कोई दो आव्यूह हैं a और b, ठीक है,
और उनकी कंडीशन कुछ इस तरह दी है कि उनकी ऑर्डर सेम है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। तो अगर वहाँ इस तरह की कंडीशन बनती है कि ए प्लस बी को ए प्लस बी की वैल्यू भी ए आ रही है, और अगर इसका ऑर्डर चेंज करके अपन करते हैं तो बी प्लस ए की वैल्यू भी ए आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि बी जो होता है उसको ए का योज्य तस्मक कहते हैं। बी को ए का क्या कहते हैं? योज्य तस्मक। ठीक है। और सामान्यतः यहाँ पर ये ध्यान रहे कि चाहे कोई भी मैट्रिक्स हुई, सामान्यतः जो शून्य आव्यूह है, जो जीरो मैट्रिक्स है, जिसे नल और वॉइड मैट्रिक्स भी कहते हैं, शून्य आव्यूह सभी आव्यूहों के लिए, शून्य आव्यूह सभी आव्यूहों के लिए तस्मक का काम करेगा। ठीक है ना, ये कंडीशन है यहाँ पर। कैसे? देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी आव्यूह हुआ उसमें आप अगर शून्य आव्यूह को जोड़ेंगे और क्रम बदल के भी अगर आप जोड़ के देखें तो दोनों ही कंडीशन में ए आ रही है, यानी यहाँ पर इस रूल का यहाँ पालन हो रहा है। तो स्टूडेंट, अगर आपको योज्य तत्व चाहिए तो उसको आप क्या कहेंगे? शून्य आव्यूह। यानी ये जो जीरो है वो किसका काम करेगा? आव्यूहों के लिए योज्य तस्मक का। क्लियर? अब आगे देखते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट, अगले हमारी हेडिंग है योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स। अब ये देखिए, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, पहले मैं आपको इसकी थोड़ी कंसेप्ट बता देता हूँ। जैसे मान लो ए व बी कोई दो आव्यूह हैं, ठीक है, और ये इस तरह से फॉलो कर रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी सेम है, दोनों की कोटि समान है। तो अगर मान लो ऐसा हो जाता है बाई चांस कि ए प्लस बी को करने पर जीरो आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो बी है उसको अपन ए का कहते हैं योज्य प्रतिलोम। ठीक है। यहाँ ये ध्यान रहे कि बी को तो ए का योज्य प्रतिलोम कहेंगे और ए को बी का कहेंगे। तो बी को आप कैसे लिख सकते हो? माइनस ए से। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हुई कि अगर यहाँ पर कभी भी आपसे कोई मैट्रिक्स दिया जाए और उसका योज्य प्रतिलोम पूछा जाए तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नेगेटिव ऑफ इनवर्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कर देना है, यानी माइनस ए। क्लियर? तो बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा आपको कुछ ना करके साइन चेंज करने। कैसे? एक एग्जांपल देखते। जैसे मान लो किसी ने आपको एक एग्जांपल दिया कि ए इक्वल 1 2। अब वो कहता है कि मुझे चाहिए ए का योज्य प्रतिलोम। तो ए का जो योज्य प्रतिलोम हो जाएगा आपका, ए का योज्य प्रतिलोम जो हो जाएगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा माइनस ए, माइनस ए। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब अगला रूल इंपॉर्टेंट है, चलते हैं अपन निरसन नियम, जिसको कि कहते हैं कैंसिलेशन लॉ। ठीक। अब देखिए स्टूडेंट, कैंसिलेशन लॉ आव्यूहों में दो तरीके से परिभाषित किए जाते हैं। एक तो होता है आपका बाम निरसन नियम, बाम निरसन नियम, जिसे कि हम कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ LCL। और एक होता है आपका दक्षिण निरसन नियम, दक्षिण निरसन नियम, यानी इसे हम कहते हैं यहाँ पर राइट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ। क्लियर? तो यहाँ इन दोनों में कंडीशन देखते हैं कि क्या क्या रहेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं बाम निरसन नियम यानी लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कि इसकी क्या कंडीशन है। देखिए, अगर मान लो ABC कोई तीन आव्यूह हैं, जैसे ABC कोई तीन मैट्रिक्स हैं और वहाँ दे रखा है कि इनकी ऑर्डर जो है वो सेम है। देखिए, मैं बार बार ऑर्डर सेम होने की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये सभी गुणधर्म योग के हैं और किन्हीं भी आव्यूहों का योग होने के लिए आवश्यक है कि उनकी कोटि समान होनी चाहिए, तभी आप इन सभी रूल्स पर विचार करेंगे। तो और अगर मान लो कि वो इस रूल का पालन करते हैं, जैसे A प्लस बी इक्वल A प्लस सी आने पर
वो B इक्वल C को शो करते हैं, तो इस रूल को कहते हैं बाम निरसन नियम। अब ये बाम निरसन नियम क्यों होता है? क्योंकि आप देख रहे हो जो A कैंसिल हो रहा है वो बाईं ओर से हो रहा है। क्लियर? और राइट कैंसिलेशन लॉ यानी RCL में क्या होता है कि जैसे आपका A प्लस B इक्वल कहीं पर लिखा है आपका C प्लस B, तो अगर आप देख रहे हैं या राइट साइड से अगर आप कैंसिल करते हो और यहाँ A प्लस A इक्वल C लेके आते हो तो इसको कहते हैं दक्षिण निरसन नियम। तो कुल मिला के स्टूडेंट हमने देखा कि जो आव्यूहों का योग होता है वो कौन कौन से रूल्स का पालन करता है? क्रमविन्वयता नियम, साचरता नियम, तस्मकता नियम, प्रतिलोम और निरसन नियम। तो जनरली जितने भी अगर एल्जेब्रिक लॉ की हम बात करें तो जनरली सभी जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में शामिल होते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट ये था अपना पार्ट नंबर 3 मैट्रिक्स का। और इससे पहले कि अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। अच्छा लगाओ, नॉलेजफुल लगाओ तो आप बाकी स्टूडेंट्स को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।